अच्छा, मेरा पहला सवाल था कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता रही और सरकार का हाँ, जो निष्कासन हुआ, हाँ, बांग्लादेश की स्थापना से अगर हम बात करें, जब ब्रिटिश काल से बात करें, तो हुँ, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जैसे बांग्लादेश में लगातार तख्ता पलटा रहा, पाकिस्तान की तरह वहाँ हमेशा एक पॉलिटिकल जी, टर्माइल की स्थिति रहती रही जी, 1971 के बाद से। एक उन्होंने बड़ा अच्छा आर्थिक संपन्नता का दौर भी देखा। तो थोड़ा सा हाँ, सम अप हाँ, करके बताएं सर, अगर आप। ठीक। 1947 में जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा और भारत आज़ाद हुआ, उस वक़्त बंगाल को 2 हिस्सों में बाँटा गया, पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में रहा और पूर्व बंगाल पाकिस्तान के साथ एक नए देश के रूप में उभरा। अब तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। वेस्ट पाकिस्तान था जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं और ईस्ट बंगाल था जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। अब जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इन 2 हिस्सों में इकट्ठे होकर एक नए देश के रूप में उभरा, उसके कुछ साल बाद पाकिस्तान में ये कानून पास किया गया कि पाकिस्तान की सरकारी भाषा उर्दू होगी। और जब हम्म। ये हुआ तो ईस्ट बंगाल अ, उसमें काफी आंदोलन और आक्रोश शुरू हो गया, क्योंकि ईस्ट बंगाल की भाषा प्रमुख तौर से बंगाली थी और बंगाली है अब बांग्लादेश में। तो वहां पे जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो पाकिस्तान की सरकार को अपना ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि दोनों भाषाएं इकट्ठे पाकिस्तान में चलेंगी। लेकिन ये जो आंदोलन था, इससे हम्म। एक चीज जो ईस्ट बंगाल में जागृत हुई वो ये हुई कि जो ईस्ट बंगाल के लोग थे वो सारे इकट्ठे आ गए और उन्हें पाकिस्तान, जो तब वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान से उनको डर लगने लग गया कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारी जो पूरी आजादी है वो कभी आ नहीं पाएगी। हम्म। अब उसके उसके बाद क्या हुआ कि आ, पाकिस्तान में 1970 में पहली बार और आखिरी बार, विभाजन से पहले पहली और आखिरी बार आम चुनाव घोषित हुए। जब आम चुनाव घोषित हुए और जब उसके परिणाम आए तो अवामी लीग, जो कि ईस्ट पाकिस्तान, कुछ साल पहले ईस्ट बंगाल का नाम चेंज करके ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया था। तो ईस्ट पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई सबसे अधिकतर सीटों के साथ, वो थी अवामी लीग। अवामी लीग को सबसे ज्यादा सीटें मिली ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, दोनों में जो चुनाव हुए थे इकट्ठे, उसमें कुल मिला के मैक्सिमम सीट्स मिली अवामी लीग को। नंबर 2 पे आई जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी। हम्म। अब जब पाकिस्तान पीपल पार्टी नंबर 2 पे आई और जो वेस्ट पाकिस्तान में जो हुक्मरान थे, उनको अब ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बंगाली कैसे हम पे शासन करेंगे, क्योंकि कायदे से तो मुजीबर रहमान, जो कि अवामी लीग के प्रमुख थे, कायदे से तो मुजीबर रहमान को बुलाना चाहिए था पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में काफी प्रदर्शन दोबारा शुरू हो गए कि सरकार हमारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें अवामी लीग को मिली हैं पाकिस्तान के आम चुनाव में। अब इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट जारी की, शुरू की। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत जो पाकिस्तानी सेना ईस्ट पाकिस्तान में थी, उन्होंने जितने ये बड़े राजनीतिक नेता थे, या उनको गिरफ्तार किया, या उनको मार डाला, या उनको गायब कर दिया ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन इतना वहां आक्रोश बढ़ता रहा और लाखों की तादाद में लोग भारत में आने लगे रिफ्यूजी बन के, कि कि भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में अमेरिका से, सोवियत संघ से, सबसे दरखास्त की कि ये जो लोग आ रहे हैं रिफ्यूजी बन के, इनको रोका जाए और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर किया जाए, क्योंकि ये इतने बड़े तादाद में हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा हम्म। है। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान ने किसकी ना सुनी। अगस्त 1971 में जो सोवियत संघ के एम्बेसडर या राजदूत थे पाकिस्तान में, हम्म। वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने एक गोपनीय संदेश दिया सोवियत संघ के राष्ट्रपति का। हम्म। सोवियत संघ के राष्ट्रपति का गोपनीय संदेश ये था पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कि अगर तुमने ईस्ट पाकिस्तान में जो आक्रोश हो रहा है उसको अगर ठीक नहीं किया तो ये पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। जी सर। लेकिन पाकिस्तान ने सोवियत संघ की भी ना सुनी और
उसके बाद जैसे जैसे लाखों की तादाद में लोग भारत में आने लगे रेफ्यूजी बन के, जी जी। पाकिस्तान को ने अपनी सेना को तैयार किया भारत पे युद्ध के लिए, और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहला हमला भारत पे किया, जब हमारे पश्चिम में 6 एयरफील्ड्स पे प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक शुरू हो गए। और जैसे ही हमारे 6 एयरफील्ड में पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक शुरू हो गए, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक रेडियो संदेश में कहा कि ये पाकिस्तान की जो हरकत है हमारे 6 हवाई अड्डों पे हमला करने की, ये एक युद्ध का वो है घोषणा, और इसका हम जवाब युद्ध से देंगे। और 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक महज 13 दिन में हमने पाकिस्तान से पूर्वी मोर्चे पे भी लड़े, पश्चिमी मोर्चे में लड़े। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अच्छी प्लानिंग की वजह से हमने 13 दिन में ही ईस्ट पाकिस्तान के जो राजधानी थी ढाका, उस पे हमने कब्जा कर लिया, और ईस्ट पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। अब जब बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा, तो उसके जो पहले राष्ट्रपति थे वो मुजीबुर रहमान थे। और पूरी दुनिया को ये आंकलन था कि क्योंकि मुजीबुर रहमान खुद लोकतंत्र के लिए लड़े, क्योंकि उनकी पार्टी को सत्ता नहीं दी गई जब उनको सबसे सीटें मिली, तो उनको लगा कि अब बांग्लादेश में काफी शांति आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुजीबुर रहमान हालांकि बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की, जैसे वहाँ के जो थोड़े बहुत ऑपोजिशन लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया, ये वो, और उसकी वजह से बांग्लादेश में आक्रोश बढ़ता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1975 में कुछ बांग्लादेश सेना के अफसरों ने मुजीबुर रहमान और उनके परिवार वालों को मार गिराया, असैसिनेट कर दिया। अब उसके बाद से बांग्लादेश में एक तनाव जैसा माहौल ही रहा, क्योंकि जब से ये देश बना 1971 तब से लेकर आज तक 21 बारी बांग्लादेशी सेना ने सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। मतलब 21 बारी मिलिट्री कू हुए हैं, कुछ सफल हुए हैं, कुछ असफल हुए हैं। और जो बांग्लादेशी दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवामी लीग जिनकी प्रमुख शेख हसीना है जो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, और दूसरी हैं बीएनपी जिनकी प्रमुख है खालिदा जिया जो कि मेजर जियाउर रहमान की पत्नी है। अब जब पहली बार 1996 में शेख हसीना जीती चुनाव, तो उन्होंने एक जो भारी गलती की अगले साल 1997 में, उन्होंने एक बड़े कानून में संशोधन किया। वो अमेंडमेंट ये था कि 1996 तक ऐसा था कि जो भी बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी, उनको 5% उनको 30% रिजर्वेशन थी। लेकिन उन्होंने 1997 में इस कानून में अमेंडमेंट किया और कहा कि ये जो लड़े उनको तो रिजर्वेशन है ही है, उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन है। तो इससे बांग्लादेश के आवाम में आक्रोश बढ़ना शुरू हो गया कि जो हमारी देश के लिए लड़े उनको तो सही है, लेकिन उनके बच्चों को क्यों देना। तब ये प्रदर्शन हुआ, लेकिन तब छोटे स्केल पे हुआ, उसको दबा दिया गया। 2011 में एक और भारी गलती की शेख हसीना ने। उन्होंने एक नए कानून लेके आए। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बच्चों को तो रिजर्वेशन मिल ही रहा था 1997 के बाद। 2011 में उन्होंने कानून पास किया कि अब उनके बच्चों के बच्चों को ही मिलेगा, यानी पोतों दोतों को ही मिलेगा। और इससे बांग्लादेश में काफी आक्रोश हुआ और तब बड़े पैमाने पे तब प्रदर्शन हुआ जी। उसके क्योंकि अगर आप एक तरीके से देखो, ये बिल्कुल सही है, जो लोग किसी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े उनको सारे प्रिविलेजेस, सारे हक मिलने चाहिए, लेकिन उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बच्चों को, यानी वो पुश्तानी चीज होगी वो तो। और उसके बाद फिर ये आक्रोश बढ़ता गया, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। और जो दूसरी भारी गलती शेख हसीना ने अपने 15 साल के लगातार शासन में की, एक बार पहले बने थे प्रधानमंत्री और 15 साल लगातार, उन्होंने जितने इंस्टीट्यूशन थे बांग्लादेश के, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल हो, जितने, उनमें उन्होंने पूरी डिक्टेटरशिप टाइप चीज की। उन्होंने अपने लोगों को रखा, कोई मेरिट को फॉलो नहीं किया, वही लोग रखे जो कि अवामी लीग के प्रो थे। अब इससे बांग्लादेश में आक्रोश बढ़ता रहा। और जैसे हम सारे जानते हैं, पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने काफी अच्छी तरक्की की, आर्थिक उससे उनके काफी एक्सपोर्ट्स अच्छे होने लगे। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता रहा,
उनको ये भी एहसास होता रहा कि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो तो पूरे कुचल दिए गए हैं। और ये रिजर्वेशन का मुद्दा जब दोबारा इस साल उठा, और जो एक वक्तव्य शेख हसीना ने दिया था कि मैं क्या ये रिजर्वेशन रजाकार को दूं। रजाकार एक बहुत घिनौना शब्द माना जाता है बांग्लादेश में। रजाकार वो लोग थे जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान के लिए लड़े थे। तो उन्हें रजाकार का एक दूसरा अर्थ हो सकता है देशद्रोही या तो ये जब शेख हसीना ने 21 इसी साल जब उस शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों के लिए रजाकार शब्द इस्तेमाल किया, उससे वो भड़क गए, बेकाबू हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 अगस्त को शेख हसीना का 15 साल का काल 45 मिनट में खत्म हो गया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो बेसिक गलती शेख हसीना की थी, अब जब बांग्लादेश में जब ये अस्थिरता शांति हो रही थी, तो पाकिस्तान और चीन को तो एक मौका मिल गया, उनको तो एक पकी पकाई खिचड़ी मिल गई, क्योंकि शेख हसीना का जो कार्यकाल था उसमें तो काफी दिक्कतें थी। उन्होंने वहां पे लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया, प्रदर्शन के लिए पैसे भी दिए गए। और एक और जो पाकिस्तान और चीन को जो फायदा हो रहा था इस जैसे प्रदर्शन सक्रिय हो रहा था, कि बांग्लादेश भारत के बिल्कुल करीब था, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और उनको एक मौका मिल गया कि वहां पे अगर वो अपने मन चाहे सरकार ला सकते हैं जो जिसका झुकाव उनकी तरफ हो, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, और वो उस चीज में सफल हुए। मैं एक आखिरी टिप्पणी ये करना चाहूंगा, अगर शेख हसीना ने ये 2-3 भारी गलतियां नहीं की होती, पाकिस्तान चीन को कभी मौका नहीं मिलता। इसके लिए एक सबक और सीख जो पूरी दुनिया ले सकती है कि अगर आप सत्ता में रहने के लिए अगर आप गलत तरीके इस्तेमाल करोगे, कुछ समय के लिए आप सफल हो जाओगे, लेकिन जब जनता का आक्रोश बढ़ना शुरू होगा, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। और जब आप सत्ता में रहने के लिए अपने देश में अस्थिरता शांति पैदा करोगे, तो ये स्वाभाविक है कि दुश्मन देश उसका फायदा उठाएंगे। एक छोटे से उदाहरण के लिए, अगर आदमी अपने घर के अंदर अस्थिरता अशांति करता है, तो उसके जो पड़ोसी होते हैं वो फायदा उठाते हैं। तो ये जो बांग्लादेश में हुआ, इसके लिए ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक और सीख है। सर, वर्तमान में मेरा भी सवाल, वर्तमान में भारत के लिए जो स्थितियां देखें, क्या चुनौतियां हैं और उसमें क्या समाधान भी दिखता है उन चुनौतियों का? देखिए, भारत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हमारे 8 पड़ोसी मुल्क हैं साउथ एशिया में। 8 में से 7 हमारे खिलाफ हो चुके हैं। एक सिर्फ भूटान बचा है। भूटान की भी चीन के साथ पूरी बातचीत हो गई है उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स सॉल्व करने के लिए। कभी भी उसके औपचारिक तौर पे घोषणा हो सकती है, और उसी दिन इनके दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक रिश्ते भी स्थापित हो जाएंगे। तो आज की तारीख में 8 में से 7 तो हमारे खिलाफ हैं। अब हम सारी तरफ से ऐसे देशों से घिरे जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमें अपने इलाके में फोकस करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि 11 साल बाद 2 फ्रंट वॉर होनी है, जो पाकिस्तान चीन मिलके हम पे हमला करेंगे। उस वक्त अगर ये हमारे 8 में से 7 हमारे दुश्मन ही रहे या हमारे दोस्त नहीं बन सके, तो ये 7 देशों का पूरा भरपूर फायदा उठाएगा पाकिस्तान और चीन। और हमने देखा मालदीव में क्या हुआ, हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। ये जो भारत में कई ट्विटर हैंडल्स हैं, ये जो कई लोग टीवी पे गलत वक्तव्य देते हैं, इनको लगाम लगानी चाहिए, अन्यथा भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। आज की तारीख में चीन हमसे 30 साल, 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तान का उसमें हिस्सा जोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी व्यावसायिक सेना है, पाकिस्तान चीन का पलड़ा बहुत भारी है बनस्पत भारत के कंपेयर टू अगर हम सैनिक तैयारी पे करें। जनरल MM नरावने, जो कि 28वें सेना अध्यक्ष थे भारतीय सेना के और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को एक लेख लिखा है द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगी। अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो मात्र 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, वो अगर क्लियर शब्द में लिख रहे हैं पब्लिक डोमेन में, ये वाकई में लोगों को सोचना समझना चाहिए कि जो आज वो हरकतें कर रहे हैं, एक जो ट्विटर हैंडल जिसकी वजह से मालदीव वाला केस हुआ, जो कुछ मीडिया हाउसेज जो बांग्लादेश की पे गलत टिप्पणियां कर करके आज पूरा बांग्लादेश का अवाम भारत के खिलाफ हो रखा है। आप अगर ट्विटर पे जाइए, आप अगर उनके न्यूज आर्टिकल्स पढ़िए, एक
चीज भारत के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुछ मीडिया हाउसेस ने, स्पेशली टीवी चैनल ने जो गलत रिपोर्टिंग की है, उसकी वजह से आज भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में इतनी बड़ी दरार आ गई है कि विद्वान लोग कह रहे हैं कि कम से कम 30-35 साल लगेगा इस दरार ठीक करने में। और 30-35 साल का तो वक्त है ही नहीं हमारे पास। हमने 11 साल में हमने देखना हम पे 2 फ्रंट वॉर होगी। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को इसका हल करने का तरीका दो हैं। सबसे पहले, ये जो लोग अनशंट बयान देते हैं ट्विटर पे और मीडिया हाउसेस पे, टीवी चैनल्स पे आके गलत गलत बातें पढ़ते हैं, बिना पढ़े बिना लिखे, बस व्हाट्सएप वॉरियर बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट देख ली उस पर भड़क जाते हैं, इन पे लगाम लगानी चाहिए। क्योंकि ये देश के लिए जो मुसीबत पैदा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कितनी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज, भारत और चीन में जो एक बहुत बड़ा फर्क है, हालांकि चीन दुश्मन देश है लेकिन भारत चीन में बहुत बड़ा फर्क है। भारत या चीन जब भी कोई इन विदेशी देशों में कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, चीन उसे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में खत्म कर देता है। हमारे प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं, हमारी रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, हमारे इतनी चीजें डिले चलती हैं कि आज जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका एक जो मेन सोच विचार ये है कि चीन और भारत में अगर कंपैरिजन देखो, चीन जो हमें वादा करता है फटाफट कर देता है, भारत के तो कई साल लग जाते हैं उस चीज को पूरा करने में। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चीन से हमें एक चीज सीखनी चाहिए। चीन ने धर्म को अपने घर की 4 दीवारी के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि इतिहास गवाह है धर्म हमेशा लोगों को बांटता आया है। अगर भारत भी धर्म अपने 4 दीवारी के अंदर रखेगा, हम विकसित देश आराम से बनेंगे। अन्यथा जो दिक्कतें हमारे लिए खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उसका एक मेन फॉलो आउट ये है, कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, कोई भी सरकार हो, 1947 से देख लीजिए आज तक, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, कोई भी सरकार सत्ता में हो, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा उसमें धर्म का एंगल ले आती है, और उसकी वजह से आधे हमारे प्रोजेक्ट वहीं पे टेक ऑफ ही नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है धर्म को 4 दीवारी के अंदर रखना। अन्यथा जो लोग हमें बांट रहे हैं, अब तो नहीं पता चलेगा, लेकिन 11 साल बाद जो हमें दिक्कत होगी, जिसका जिक्र साफ शब्दों में जिल नरावने ने किया हुआ है, और मैं कॉल के बाद आपको लेख भेजूंगा, वो आप लेख पढ़िए। वो एक आंखें चौंकाने वाला लेख है जो एक पूर्व सेनाध्यक्ष लिख रहे हैं। उन्होंने ऐसा शब्द यूज किया जो मैं नहीं यूज कर सकता, लेकिन जब आप लेख पढ़ेंगे, मैंने तब भी थोड़ा संकोच किया 1-2 शब्द नहीं इस्तेमाल करने में, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली लिखा है। तो इसलिए मैं वो लेख भेजूंगा। और मतलब जो आपका प्रश्न है, भारत की तो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है।